एक लॉ स्टूडेंट हैं तो डेफिनेट सी बात है आपके मन में भी ये ख्याल होगा कि काश मेरी एक बहुत ही बढ़िया ना सरकारी नौकरी होती जिसमें कि मेरे पास एक बढ़िया सैलरी होती, बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस होता, बढ़िया मेरी ना सोसाइटी में रेपुटेशन भी होती। और अगर आपको ये ड्रीम अचीव करना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक पीएसयू के अंदर लॉ ऑफिसर की जॉब आप कैसे क्रैक कर सकते हो थ्रू क्लैट पीजी 2024 जो इस बार दिसंबर में होने वाला है। और इसी चीज को देखते हुए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पीएसयूज यहाँ पे क्लैट पीजी का स्कोर लेते हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, उनके अंदर जब आप काम करोगे तो पर्क्स क्या होंगे, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जॉब के अंदर वो क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्लैट पीजी की तैयारी आपको कैसे करनी है, इंटरव्यू में किस तरीके से आपको बैठना है, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, सारी बातें इन ग्रेट डिटेल इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर लीजिए, बिकॉज हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर द पीजी लेवल ऑफ आपका लॉ हम लोग कवर करते हैं। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बिना देर की चलिए वीडियो को शुरू करते हुए बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ना लिस्ट ऑफ पीएसयूज हैं जो कि क्लैट पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अब ये समझने के पहले थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि ना जो पीएसयू टर्म है वो एग्जैक्टली है क्या और कितने टाइप के आपके पीएसयूज होते हैं। देखिए पीएसयू जो होता है ना वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है जिसमें कि भारत सरकार का जो मेजोरिटी स्टेक होता है वो वहां पे रहता है, भारत सरकार ही उस चीज को कंट्रोल करती है और वो एक कंपनी होती है जो कि यहाँ पे रन की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पीएसयूज होते हैं उनका जो कैटेगरी होता है ना वो डिवाइडेड होता है। देयर आर सर्टेन पीएसयू जिनको कि हम लोग बोलते हैं महारत्नास। ये एकदम टॉप ऑफ द क्लास सबसे बढ़िया वाले पीएसयूज होते हैं जिनका की जो आपका समझ लो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही बड़े स्केल पे ये सब काम करती है। इसका एग्जांपल अगर आप लोग लेते हो तो भेल हो गया, आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, पीजीसीआईएल हो गई, ये सारे के सारे आपके महारत्नास होते हैं। और जब इनकी वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी भी होती है, पे ग्रेड भी होता है, वो भी ऊपर होता है, पर्क्स भी, बेनिफिट भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग कंपेयर करें उसके बाद तो उसके अलावा होते हैं आपके मिनी रत्नास। जो मिनी रत्नास होते हैं वो थोड़ा सा आपके लोकलाइज्ड होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं कंपेयर टू द महारत्नास। महारत्नास कैसे समझिए कि पूरे देश में वो लोग ऑपरेट करते हैं, मिनी रत्नास छोटे लेवल पे होते हैं, उनकी कुछ 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 अपना जो वर्क होता है वो होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें टीएचडीसी की तो ये आपका टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो ये उत्तराखंड के स्टेट में और थोड़ा सा उसमें ये काम करता है। तो इन लोग का जो काम होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं। इनके अंदर जो आपके पर्क्स है, बेनिफिट्स है, सैलरीज है वो उतनी नहीं होती है कंपेयर टू महारत्नास। और फिर इसमें कुछ आपके आते हैं नवरत्नास भी। ठीक है, अब नवरत्नास में उतना वो नहीं है, बट आपको जो समझना वो ये है कि देर आर महारत्नास जो कि पीएसयू का स्कोर लेते हैं एंड देर आर मिनी रत्नास जो कि पीएसयू का स्कोर रहते हैं। अब मैं आपको डिफरेंशिएशन ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये डिफरेंशिएशन इसलिए बता रहा हूं बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द महारत्नास तो वहां पे जो कट ऑफ जाता है, जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है ना, तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा टॉप 20 में अगर आप रैंक ला रहे हो तो आपका ना जॉब पक्का है, जॉब पक्का है। क्यों कहते हैं? बिकॉज महारत्नास के अंदर अगर मान लो वैकेंसी निकली है 4 सीटों के लिए तो दे विल कॉल 5 टाइम्स और 6 टाइम्स द कैंडिडेट्स जितनी भी सीटें निकली। तो मतलब यहाँ पे वो लोग टॉप 20 रैंक या फिर टॉप 30 रैंक तक बुलाते हैं। और अगर आप मिनी रत्नास की बात करते हो तो मिनी रत्नास में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी 10 टाइम्स, कभी कभी 20 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स यहाँ बुला लेते हैं। तो मतलब ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे 250 तक भी जाने का चांस होता है। ठीक है, इवन 200 तक भी ये चीज अभी तो लास्ट टाइम में गई है, मिनी रत्ना में टीएचडीसी में गया है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि महारत्नास जब निकलता है तो वहां पे अगर आपको जॉब करनी है तो आपके रैंक अंडर 20 है देन इट इज वेरी वेरी गुड। मिनी रत्नास में अगर आपका रैंक थोड़ा आगे भी आता है, मान लो अगर आप 100 और अगर आप 200 तक भी ले आते हो देन देयर इज अ चांस कि आपका हो जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो सीवी है, जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये जो आपके पीएसयूज हैं ये ऐसे पीएसयूज हैं जिन्होंने इसके पहले भी 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में निकाली है वैकेंसीज फॉर क्लैट पीजी। 2023 वाला जो अभी है उसके लिए भी अभी आना बाकी है वैकेंसीज का। तो जहां तक चांस है तो पावर ग्रेड में हो सकता है इस बार निकले। बाकी जो है अगर मुझे उसका कोई भी डिटेल मिलता है तो उसके लिए आपको वीडियो संभव लॉ में जरूर मिलेगी। तो जरूर सब्सक्राइब करिए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां जरूर ज्वाइन करिए फॉर एनी अपडेट रिगार्डिंग पीएसयू जो कि क्लैट पीजी के लिए अगर मान लो वैकेंसी आती है उसके हिसाब से। अब इसके बाद बात करना शुरू करते हैं हम लोग कि अगर आप सिलेक्ट होते हो एज अ लॉ ऑफिसर किसी पीएसयू के अंदर तो आपके पास क्या क्या पर्क्स होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीटिव सैलरी होने वाली है। कम से कम 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए पर एनम आपको मिलेगा। स्टार्ट जब आप करते हो तो थोड़ा सा कम होता है,
पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे आप ना प्रमोशन पाते हो, ऊपर जाते हो, तो आपका ना वो 15 लाख तक पहुंच सकता है, जिसमें कि सारे के सारे जो आपके पर्क्स है, बेनिफिट्स से मिला के होता है, जिसमें कि आपकी मेडिकल फैसिलिटीज जितनी भी होती हैं, जिसमें कि आपके और आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, आपके फादर मदर हो गए, आपके जो हस्बैंड हो गया, बच्चे हो गए, उनको भी कवर मिलता है मेडिकल का, और आपको जो मिलता है वो मिलता ही मिलता है। फिर अकोमोडेशन और हाउस अलाउंस जो होता है वो भी मिलता है, कि भाई जहां भी आपको पोस्टिंग मिली है वहां पे आपको रहने का जो है वहां पे कंपनी जुगाड़ देगी, और अगर नहीं जुगाड़ कर पा रही है तो फिर पैसा मिलेगा उसके हिसाब से। फिर लीव का भी आपको मिलता है, एलटीसी वगैरह भी पूरा आपको मिलता है, कि आपको जितना अपना घूमना है, फिरना है, वेकेशन एंजॉय करना है, उसके लिए भी आपके अलग से पैसा मिलता है। फिर आपका पीएफ अकाउंट हो गया, पेंशन हो गया, इंश्योरेंस बेनिफिट्स हो गए, बाकी सारी चीजें हो गई। इवन कभी कभी तो पेट्रोल का, इंटरनेट का, मोबाइल खरीदने का, इन सब चीजों का भी अलाउंस कुछ कुछ पीएसयूज में दिया जाता है। तो फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो लाइफ है वो आपकी कितनी बढ़िया होने वाली है। आप समझ लीजिए आप एक सरकारी मेहमान की तरह ना अपनी जिंदगी करोगे, और साथ में अगर आप लोग बात करते हैं वर्क एनवायरनमेंट की, वर्क लाइफ बैलेंस की, तो यहाँ पे जो काम भी होता है वो भी काफी लाइट होता है। ऐसा नहीं होता कि ना आपके ऊपर बहुत ज्यादा, जैसे जुडिशरी में होता है बहुत लोड होता है, कि इतने सारे केसेस हैं, रोज आपको बैठना है डायस पे, और रोज आपको जजमेंट सुनाना है, या कुछ करना है, कुछ करना है। यहाँ पे द वर्क लोड इज क्वाइट लेस, अगर आप उसको कंपेयर करते हो टुवर्ड एक ऐसी जॉब जहां पे आपको एक किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट फर्म में काम करना है, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट प्रेशर होता है। जुडिशरी के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो आपकी सोशल जो लाइफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खत्म हो जाती है। बट यहाँ पर द बेस्ट पार्ट इज कि सोशल लाइफ भी रहती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बढ़िया रहता है। अगर आपको बाकी चीजें करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जो कि आपको जरूर से ग्रैब यहाँ पे करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डे टू डे ड्यूटीज की, भाई आपका काम क्या होता है। एक चीज ये होती है कि आपको पहली बात तो लीगल एडवाइजरी कैपेसिटी में वहां पे काम करना होता है। जितने भी वहां पे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी वहां पे लीगल मैटर्स हैं, चाहे आप बात करते हो आर्बिट्रेशन की, बैंकिंग की, लैंड लॉस की, या जितने भी आपके वेरियस आपके अंदर काम आ रहे हैं, उनके अंदर आपको एडवाइस करना होता है और गाइडेंस देनी होती है पीएसयू के मैनेजमेंट को, कि भाई किस तरीके से हमें लीगल के मामले में चलना है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और रिव्यू करना, कि जितने भी यहाँ पे मान लो कोई भी मान लो कोई लैंड खरीदनी है, या मान लो किसी प्रोजेक्ट में कुछ नया बनना है, या फिर किसी के साथ मान लो कोई करार साइन होता है, कुछ भी होना है, तो वहां पे जितने भी नेगोशिएशन होने हैं, ड्राफ्ट होना है, रिव्यू होना है, डॉक्यूमेंटेशन होना है, वो सारा कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखना और सब चीजों को वो करना। फिर उसके बाद कंप्लायंस रेगुलेटरी मैटर्स में भी, कि भाई जितने भी यहाँ पे ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे पीएसयू जब काम कर रहा है, तो वो लोकल लॉज जो है उसके साथ वो मेंटेन करके चल रहा है, स्टेट के साथ मान लो देखो, सेंटर के लॉज देखो, बाकी जितने लॉज हैं वो देखो, ताकि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और कंप्लायंस उस चीज का वो आपको देखना है। फिर लिटिगेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी होता है, कि मान लो भाई पीएसयू पे किसी ने केस करा, या पीएसयू को किसी पे केस करना है, तो वहां पे भी जो लीगल काउंसिल होगी उसके साथ बैठो, उसको बताओ कि भाई क्या अपडेट है, जो कि वहां पे पीएसयू को प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, वो सारी कोऑर्डिनेशन देखना वो आपका काम होता है एक्सटर्नल उनके साथ। फिर एक होता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कीपिंग का, कि भाई जो जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, कभी कुछ उसका एक बना के रखना रिकॉर्ड, कि हाँ भाई ये होना है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पूरा होता है, ताकि आगे अगर मान लो इन फ्यूचर कुछ भी काम होना है तो उस रिकॉर्ड के बेसिस पे ही सब चीजें करी जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं डे टू डे ड्यूटीज होती हैं। ये केवल एक बीच में आपको बता रहा हूँ, बहुत ही छोटा एस्पेक्ट बता रहा हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूँ कि क्या क्या काम आपके होते हैं। बाकी जब आप पीएसयू टू पीएसयू जाओगे तो हर चीज डिफरेंट होती है। फिर डिपेंड ये भी करता है कि आप किस कैपेसिटी में, किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो। तो काफी इट्स अ सिस्टम जो कि जब आप जाओगे पीएसयू के अंदर तभी आपको पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली होता है। इसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस, कि क्लैट पीजी के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस पीएसयूज का क्या होता है, तो थोड़ा उसके लेके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, आपको यहाँ पे अटेंड करने की जरूरत है क्लैट पीजी का स्कोर। अब यहाँ पे जब क्लैट पीजी के एग्जाम की बात करें तो ये आपका इस बार दिसंबर 2023 में होगा, ठीक है। और इस एग्जाम के अंदर आपको बैठना है। सबसे पहले आपका जो एग्जाम का फॉर्म होगा वो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त में आ जाएगा, आप जाइए उस एग्जाम में बैठिए। आपका जो फीस होती है वो 3 से लेकर 4 हजार रुपए के बीच में होगी, इसकी जो एप्लीकेशन फीस होगी। उसके बाद इस एग्जाम के अंदर बेसिकली वो क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो रैंक है वो आपकी अगर अंडर 20 आती है तो समझ लीजिए कि देयर इज अ 90% चांस कि भाई आपकी जॉब लगना यहाँ पे तय है। अगर अंडर 20 आती है तो देन द मैटर डिपेंड्स अपॉन की जो पीएसयू है वो किस तरीके से यहाँ पे अपने मार्किंग करता है, बाकी करता है, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिर अगर मान लो आप अंडर 100 लाते हो देन ऑल्सो चांस होती है, और अगर अंडर 200 लाते हो तो मिनी रत्नाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चांस होता है कि मे बी
आपका हो जाए, गारंटी नहीं है लेकिन चांस होता है। लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है, बेस्ट सिनेरियो क्या होता है कि अगर आपकी रैंक अंडर 20 आ रही है तब। सो इस बात को लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि दैट यू नीड टू स्कोर अ रैंक अंडर 20 टू गेट अ गुड पीएसयू जॉब। दैट इज इट, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, समझ लीजिए आपको। और इसके लिए आपका स्कोर एटलीस्ट 85 मार्क्स तो होना ही चाहिए, 85 प्लस आप मान के चलिए, बिकॉज उससे कम में तो बात होगी ही नहीं, काम होगा ही नहीं। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आपको बात आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे जो भी पीएसयू होता है, कुछ पीएसयू क्या करते हैं कि जो दिसंबर होता है ना, दिसंबर 2023 के पहले ही ये लोग अपना निकाल देंगे एप्लीकेशन फॉर्म कि भाई आइए आप अप्लाई करिए। और हो सकता है कि वो लोग 2022 में जो क्लैट हुआ था उसके बेसिस पे करें, या हो सकता है नए वाले की उस पर करें। तो वो नोटिफिकेशन में ही बता दिया जाता है कि किस क्लैट के स्कोर के बेसिस पे ये लोग अभी वैकेंसी फिलअप करने वाले हैं। तो कुछ बाद में करते हैं, कुछ पहले ही कर देते हैं। तो फिर आपको उसके लिए आंखें खोल के रखनी होती है कि कौन सा पीएसयू कब हमें बुला रहा है यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए। कोई भी वैकेंसी का जैसे भी नोटिफिकेशन आएगी वो हम आपको बता देंगे। यूट्यूब वीडियो भी उसका हम बनाएंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मतलब, वो हमारा सरदर्द है। फिर आती है बात यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की। अब देखिए यहाँ पे जब शॉर्ट लिस्टिंग की बात आती है तो जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, पीएसयू का टाइप क्या है, महारत्ना है कि मिनी रत्ना है कि नवरत्ना है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप भाई अगर कैटेगरी में आते हो तो वहां पर हो सकता है आपको कॉल आ जाए, अगर आप नहीं बिलोंग करते तो आपको शायद नहीं आएगी। सो इट इज ऑल अ मैटर ऑफ लक कि भाई हो सकता है वैकेंसी ज्यादा थी तो उन्होंने टॉप 30 बुला लिया, टॉप 40 बुला लिया, और मान लो तो कम थी वो भी नहीं बुलाया। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि पीएसयू ने वैकेंसी पहली बात तो निकाली नहीं निकाली। फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर निकलती है वैकेंसी तो निकलने के बाद आपकी रैंक उस हिसाब से थी, तभी मैं कह रहा हूँ टॉप अंडर 20 लाओ तो अच्छा चांस होता है कि 100% डेफिनेटली आओगे ही, बुलाया ही जाएगा आपको शॉर्टलिस्ट करके। उसके बाद जो आपका अगला रन होता है वो आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू कराओ। अब इसमें जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है तो इसमें आपका जीडी भी कभी कभी वो लोग करवाते हैं, और कभी कभी वो लोग केवल पर्सनल इंटरव्यू ही लेते हैं। अब यहाँ पे जो अलग अलग पीएसयू होते हैं ना, उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर आप बात करते हो ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी में वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग का जो वेटेज होता है ना पर्सनल इंटरव्यू का, वो होता है आपका 40% वर्सेस 60%। मतलब 60% वेटेज होगा आपके क्लैट पीजी के स्कोर का। तो मतलब मान लो अगर आपका स्कोर आया था 87.5, ठीक है, तो उसका 60% वेटेज है। उसके बाद अगर मान लो ये जो 40% वेटेज है उसको अलग मिला के फिर पूरा एक स्कोर निकलता है, जिसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है क्यूमुलेटिव स्कोर के हिसाब से जितना भी होता है। और उसके बाद देखा जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप में है, किनका है किनका नहीं, उस हिसाब से होता है। और जब लिस्ट निकलती है तो उसमें बता दिया जाता है कि ये बंदों का सिलेक्शन हो गया है। बाकियों के लिए क्या होता है, वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। वेटिंग लिस्ट में एक दो मतलब करीब 6-7 बंदे होते हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे जाते हैं। और वेटिंग लिस्ट में तभी क्लियर होता है जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन हुआ था उसका मान लो जुडिशरी में हो गया, या फिर मान लो उसका सिलेक्शन किसी और पीएसयू में हो गया, या मान लो उसने जॉब नहीं एक्सेप्ट करी, तब हो सकता है कि आपका चांस वहां पे लग जाए। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। तो ओएनजीसी में जैसे ये होता है। अब मान लो जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पीजीसीआईएल की, तो पीजीसीआईएल में क्या होता है कि वो लोग केवल यहाँ पे समझ लीजिए 10 से लेके 15% का ही पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रखते हैं, और बाकी जितना होता है वो आपके क्लैट पीजी के स्कोर का होता है। तो 85% आपका 85% स्कोर आपका क्लैट पीजी का हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 20% आपका अंडर 20 रैंक होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर अंडर 20 रैंक होगा तो आपका मतलब स्कोर भी उस हिसाब से 85 प्लस में, तो आपका एक अच्छा चांस है कि पर्सनल इंटरव्यू चाहे आपका जैसा जाए, आपका जो रिटर्न का स्कोर है ना वो आपको बढ़िया से एक सिलेक्शन दिला दे। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, तो कुछ पीएसयूज क्या करते हैं कि वो लोग रिटर्न के स्कोर को जरा प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ भाई रिटर्न के स्कोर में इस बंदे का ज्यादा है, पर्सनल इंटरव्यू में अगर मान लो देयर इज अ मतलब मार्क्स सबके सेम आ रहे हैं तो रिटर्न इंटरव्यू को एक वो माना जाता है। तो रिटर्न इंटरव्यू वाले का पहला होगा फिर आपका होगा। और फिर अगर हम लोग बात करें इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू किस तरीके का होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस अबाउट। अब देखिए जब आपका पर्सनल इंटरव्यू का बात होता है तो कुछ पीएसयूज क्या करते हैं, दे बेसिकली गिव यू अ पूरा प्रोफार्मा। वहां पे वो लोग आपसे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे कि आप ये बताइए कि भाई आप किन किन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करते हो, फिर किन किन एरियाज ऑफ लॉ में आपका स्पेशलाइजेशन है। तो अगर मान लो मैं लिख के दे दिया कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और आईपी में अपना मेरा वो है, तो वो लोग आपसे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आईपी से ही फिर सवाल पूछेंगे रिलेटेड टू दैट। थोड़े सवाल आपके ऐसे होंगे जो कि आपके पर्सनल बैकग्राउंड के रिलेटेड होंगे कि भाई कहाँ से लॉ करी, लॉ क्यों करना चाहते हो, इसके अलावा आप जो है आपके अपब्रिंगिंग किस तरीके की थी। फिर आप अगर मान लो मेंशन ये करते हो कि मेरे मूड कोर्स क्या थे, इंटर्नशिप्स क्या थे, तो उसके ऊपर सवाल होंगे। तो इट्स गोना बी ऑल ओवर
पूरा आपकी पर्सनैलिटी को वो लोग चेक करेंगे। पहले एक परफॉर्मा भराया जाएगा जहां से वो लोग एक एक डिटेल लेंगे कि भाई इंटर्नशिप मोड क्या क्या किया, क्या क्या आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो बता दो, थोड़ा सा किस कॉलेज से हो, क्या है स्कूलिंग वगैरह सब पूछेंगे। उसके बाद दे विल आस्क यू स्टफ रिगार्डिंग दैट इंटरव्यू के अंदर में। और जो बोर्ड भी आपका बैठता है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा बोर्ड होता है। वहां पे आपके एचआर के, साइकोलॉजी से अलग बंदे आते हैं, लॉ के अलग बंदे आते हैं, अलग अलग तरीके के वहां पे जो स्पेशलिस्ट बैठते हैं ना, वो काफी काफी हाई हाई रैंक के होते हैं। मतलब आईपीएस ऑफिसर से लेकर आईएएस ऑफिसर्स भी इस इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं। तो आप ये समझ के चल सकते हो कि जो इंटरव्यू का लेवल होता है दैट इज समथिंग ऑन अ डिफरेंट स्केल। सो वहां पे जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन ऑर्डर टू क्रैक अ पीएसयू इंटरव्यू। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू कंसिडर। अगर आप पहले से इस मामले में अच्छे हो कि आप भाई मूड कोर्स अपने जमाने में करते थे, या आप एक्सपेक्ट टाइप का वो जो होता है ना, आपका दिमाग चलता है कि ऑन द स्पॉट आपको कोई टॉपिक दिया गया, आपने टॉपिक को देखा, टॉपिक को समझा और आपने तुरंत एक आंसर दे दिया कि सर ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, इसका आंसर ये होने वाला है। जैसे मान लिया अगर आपसे पूछ लिया गया कि आपका सेम सेक्स मैरिज के ऊपर क्या व्यू है, क्या आप उस चीज के फॉर में हो, क्या आप उस चीज के अगेंस्ट में हो, तो वहां पे आपको ऑन द स्पॉट ये आंसर देना है कि हाँ सर अगर मैं इस चीज के फॉर में हूं तो मेरे ये रीजंस हैं, ये मेरा यहाँ पे जो केस लॉ का पॉइंट है मैं इसके हिसाब से साइड करना चाहता हूँ, ये जस्टिस की बात से मैं अग्री करता हूँ। ये तरीका होता है आंसर करने का। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप बात कर रहे हो तो दो बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पीक, एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग काउंट्स। वहां पे उन स्टूडेंट्स का ज्यादा अच्छा चांस होता है सिलेक्शन का, ये देखा गया है और ये हुआ है। जैसा मेरा भी इंटरेक्शन रहा है फ्रॉम द स्टूडेंट जिनका की प्रायर में हुआ है कि अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर उनकी इंटर्नशिप्स अच्छी है, अगर मान लो उनके पास कोई एक रेफरेंस अच्छा है, तो उस सेंस में भी उनका एक अच्छा चांस होता है सिलेक्ट होने का, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का चांस होता है उसके हिसाब से ही। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अगर मान लो थोड़ा सा एक अच्छे आपने इंटर्नशिप्स अपना कर रखा है, थोड़ा सा आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, थोड़ा ये है कि हाँ भाई आपके थोड़ा सा एक आध मान लो रेफरेंस है, ना होना होना ना होना इट डज नॉट मैटर अलॉट, बट अगर है तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तब भी वो कर सकते हो। तो आपका वो जो एक कॉइन टॉस वाला मामला आता है ना, जहां पे आपका जो रैंक है वो काफी ज्यादा अच्छा है, रैंक काफी ज्यादा अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन होना हुआ है। लेकिन मान लो रैंक उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उस रैंक ना होने के चक्कर में आपका ना सिलेक्शन छूटे, वहां पे ये सारी चीजें मैटर फिर करती हैं। सर इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ पीएसयूज क्या होते हैं, उनके अंदर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कहते हैं कि हमको ना 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए किसी ऐसे बंदे का जिसने पर्टिकुलर फील्ड में या तो लिटिगेशन में काम करा, या फिर किसी कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करा, या फिर किसी सरकारी आपके ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके अंदर इन्होंने काम अगर करा है, तो उनको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। तो अगर वहां पे लिखा है कि हाँ हम प्रेफरेंस देंगे, तो वो चीज फिर दे विल गो फॉर इट। वो ऐसा नहीं करेंगे कि ना, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो लोग 100% ही ऐसा चांस है कि वो लोग बंदे को चांस ना दे जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि दे डू गिव अ चांस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू। तो पहले तो आपको भाई क्लैट पीजी के अंदर स्कोर लाना है, स्कोर लाने के बाद जब आप आओगे तो फिर आपको वहां पे जो वो 25 20 30 जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो आपको वहां पे मिलेंगे, वो सारे के सारे टॉप ऑफ द लाइन है, कोई भी वहां पे कम नहीं होगा, सबके सब मतलब अलग अलग जगहों से काम करके आए हैं। बिकॉज आप ये समझिए कि क्लैट पीजी का जो एग्जाम है वो ऐसे स्टूडेंट्स देते हैं जो कि पहले भी क्लैट क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्होंने पहले जुडिशरी के इंटरव्यूज तक वो लोग पहुंच के आए हुए हैं, किसी बड़े जगहों पे उन्होंने काम भी किया है, काफी एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आते हैं। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पीएसयू के लिए अगर स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो, तो नॉट ओनली इट मैटर्स कि आप ना क्लैट के अंदर बढ़िया स्कोर करो, इट ऑल्सो मैटर्स कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा अपने सीवी पे भी काम करो, ताकि आपको एक एज मिल सके कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो कि वहां पर हैं जरूर, पर आपको भाई उसे कंप्लीट तो देखो करना ही करना है, क्योंकि स्कोर वो भी लाए हैं, स्कोर आप भी लाए हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग कि एक एडेड बेनिफिट रहता है ये चीज कहीं ना कहीं पर्सनल हुए, बिकॉज यही जो आपके चीजें होती है ना, ये आपका स्टेक्स चेंज करती है। बिकॉज आप ये समझ के चलो कि अगर यहाँ पे केवल 4 सीटें हैं और उन 4 सीटों के लिए मान लो उन्होंने टॉप 20 स्टूडेंट्स को बुलाया है, तो आपका 1 in 5 का चांस है होने का, 1 in 5 का चांस है होने का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन 1 in 5 में आपका नाम अगर हो, तो दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। इसके आगे अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि सर इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो कैसे होता है, आप मुझे प्लीज नीचे कमेंट से बताइए, मैं उसके ऊपर ही पूरा एक डिटेल्ड आपको वर्जन अपना मैं दूंगा। ये तो मैंने केवल ऊपर ऊपर से बात करा, बट इसमें भी काफी इंट्रिकेसीज हैं, डिटेल्स है, काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको इंटरव्यू को टैकल करना होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे आप बताओ जरूर, ठीक है। इसके अलावा बात फिर आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप गए, आपने अपना क्लैट पीजी का जो स्कोर कार्ड था वो वहां पे दिखाया, आपके जो कॉलेज की मार्कशीट है और बाकी जो आपके इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट है, जॉब का अगर आपका एक्सपीरियंस है वो वाला पूरा, वो सारी चीजें, और उसके बाद आपका होता है फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पे बेसिकली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर कि भाई आपने कैसा परफॉर्म करा, किस तरीके से आपका पीआई और उसका वो रहा, कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। कुछ बंदों को सिलेक्शन होगा, कुछ बंदों को वेट लिस्ट में डालेंगे, कुछ लोगों को वो लोग कह देंगे कि भाई अभी आपका नहीं हो सकता, आप अगली बार ट्राई करना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन करने का क्लैट पीजी के थ्रू एक पीएसयू के अंदर। अब भाई इसके आगे अगर हम लोग बात करें कि आपको ये सिलेक्शन लेना कैसे है, क्लैट पीजी का एग्जाम आपको निकालना कैसे है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब आप ये समझिए कि जो पेपर आपका होता है ना क्लैट पीजी का, ये आपका होता है 120 मार्क्स का, जिसमें कि आपकी जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम का वो होता है 2 घंटे का। 2 घंटे के अंदर आपको 120 क्वेश्चन आंसर करने हैं फॉर 1 मार्क ईच। 0.25 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे अगर आपने एक भी गलत आंसर दिया। और यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो आपका 2020 से चेंज हुआ है, और उसके अंदर 2020 में, 21 में, 22 में और 23 में जो पेपर रहा उसमें या तो 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस का पेपर था, या फिर 20 पैराग्राफ या फिर 6 क्वेश्चंस का यहाँ पे पेपर था। तो पेपर इज क्वाइट ट्रिकी इन द सेंस कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है वहां पे, आपको इस पैटर्न में भी चाहे इस पैटर्न में भी पेपर मिल सकता है। तो आपको तैयार सारी चीजों के लिए यहाँ पे रहना है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो क्लैट पीजी के लिए बढ़िया से, तो आप हमारे साथ संभव लॉ में ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर बात करते हो ट्रैक रिकॉर्ड का तो वो आपके सामने है। पिछले 3 साल से हम लोग बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंट रिजल्ट देते आए हैं क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप बात करते हो तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा चैप्टर्स कोर्स जो है उसमें आप सीधे सीधे एनरोल कर सकते हो, जिसके के अंदर हम लोग आपको 4899 के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है क्लैट पीजी का वो आपको कंप्लीट कराएंगे इन वीडियो लेक्चर फॉर्मेट एज वेल एज इन स्टडी फॉर्मेट। स्टडी मटेरियल भी हम लोग आपको देंगे। फिर आपका एक्सटेंसिव सीरीज रहेगी मॉक पेपर्स की, जहां पे टोटल 70 मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि एकदम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप कर पाओ, ताकि वो जो पीएसयू की जॉब आप क्रेव कर रहे हो ना उसके लिए आपकी रैंक अंडर 20 आए। तो प्रैक्टिस इज डैम इंपॉर्टेंट। तो आप जितने भी टॉपर्स से बात करोगे, चाहे आप देखोगे, उन सब ने मॉक पेपर्स के ऊपर काफी अच्छे से एम्फेसिस दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड करेंगे और आपके पास लैपटॉप मोबाइल दोनों पे कोर्स को एक्सेस करने का वो होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर से जाइए, एनरोल करिए और अपनी जो क्लैट पीजी की जर्नी है तैयारी करने की वो अब शुरू करिए। बिकॉज टाइम अब अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा ना कम रह गया है। बिकॉज अगर मैं ये वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं 16 तारीख या 17 तारीख को ये वीडियो अगर डाल रहा हूँ, तो अगर आपका दिसंबर में 17 या 18 को ये पेपर होना है, तो आप समझ सकते हो आपके पास 1 2 3 4 5 6 महीने इन टोटल बचे हैं। और ये जो 6 महीने हैं आपके पास, ये महीने आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इसमें आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर वो भी करना है। और उसका भी प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है एक पिरामिड के थ्रू। पिरामिड क्या है, पिरामिड ये है कि आपको क्लैट पीजी एग्जाम की जब तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले अपने फाउंडेशनल स्टडीज जो होते हैं ना उनको आपको पूरा करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशनल स्टडीज के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने लॉ में वो सारे ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। सम ऑफ देम जैसे सीपीसी हो गया या लिमिटेशंस एक्ट हो गया वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, वो सब क्लैट में नहीं आता। बट बाकी की जो आपके सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसके बाद जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको केस लॉज को यहाँ पे स्टडी करना है। बिकॉज केस लॉज 2020 से यहाँ पे क्लैट पीजी के पैटर्न में ऐसा यहाँ पे उन्होंने डाला है कि आप बात करो चाहे रीसेंट केसेस की, जो कि आपके एकदम छोटे छोटे केस आते हैं ना, कि कोर्ट ने आज लैंड एक्विजिशन पे ये जजमेंट दे दिया, कोर्ट ने आज एमवी एक्ट के अंदर इस अमेंडमेंट के ऊपर ये बोल दिया। ये सब छोटे छोटे जजमेंट्स और बड़े बड़े, चाहे आप बात करते हो सेम सेक्स मैरिज की, चाहे आप बात करते हो कि राम मंदिर में जो है ये जजमेंट आया, जो सैंडल जजमेंट आया, या बड़े बड़े जजमेंट रीसेंट वाले और लैंडमार्क वाले, दोनों ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं अलॉन्ग विद जो आपके ट्रेल केसेस होते हैं। जैसे आपके पुराने जजमेंट जब आप जाओगे तो अगर आप पढ़ रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर शुरुआत होती है शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह से और अंत तक जाता है केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, पूरा पूरा जाता है। तो ये भी आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है और फाउंडेशन स्टडीज भी आपको पूरी करनी है। एक बार जब आप ये करते हो फिर आता है आपके एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन एंड द क्वेश्चन जो कि उससे रिलेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ये हो सकता है पैराग्राफ आपका 200 वर्ड्स का हो सकता है पैराग्राफ 500 वर्ड्स का हो, 600 वर्ड्स का हो, और आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के कम से कम जो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि इस पैराग्राफ के अंदर आए हैं, जो कि एक कनेक्शन रखते हैं फ्रॉम द पैराग्राफ इटसेल्फ, बिकॉज पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आंसर होता है, आपको वो काम करना है। और उसके लिए मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस,
रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको बढ़िया से स्कोर करना है, बढ़िया से वो करना है, तो आइए संभव लॉ का हाथ थामिए, एनरोल करिए अगर आपको एनरोल करने का मन है, ठीक है, और अपना बढ़िया से तैयारी करिए। बाकी अगर आपको एक डिटेल्ड गाइड चाहिए कि कैसे क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक 7 मंथ्स की प्रिपरेशन गाइड का वीडियो मैं अभी कल लाने वाला हूं। बल्कि अगर मैं इसके आगे अगर आप देखोगे तो उसका जो कार्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अभी वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको रहेगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है क्लैट पीजी की रिगार्डिंग कि कोर्स कैसे है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो ये जो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके साथ इन टच आ जाऊंगा, मैं खुद पर्सनली बल्कि इस नंबर पे आपको अवेलेबल मिलूंगा। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है पीएसयू के रिगार्डिंग, कोई डाउट्स है, कैसी भी चीज है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और उस स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करिए जो कि पीएसयू की अपनी इस जर्नी में चाहते हैं मुझे बढ़िया जॉब चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, उनके लिए एक गाइडिंग सोर्स के तौर पर ये वीडियो जरूर काम आएगी। बाकी आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय।